तुझ्या किंग 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 एक नंबर। आ, चलो खोल के बैठो। पृष्ठ संख्या है 176, 176, पेज नंबर 176। अच्छा, आपको तो पता है सब ना। गेट तो ऐसे बंद कर रही है जैसे एसी चालू है। हाँ, तो भी कर ले, बंद तो कर ले। गेट तो ऐसे बंद कर रही है जैसे एसी चालू है। चलो, शैल वी स्टार्ट द सेशन नाउ? यस, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सुनिए, ये आज का पहला टर्म, नंदू जी कह रही है 20 से ज्यादा नहीं करना, बस। ऐसा बोला आपने? देखो, सबसे पहले लाइसेंस, लाइसेंस क्या होता है भाई? जब तक कोई नहीं आता है तब तक हम वो तेरी गो लाइफ तो जा ही नहीं रहा है, वो पहिया घूम रहा है। चलो कोई चक्कर नहीं है, रिकॉर्ड करके चढ़ा देंगे। वार्ड गोज ऑफ अवर फादर, है ना? यस। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस गवर्नमेंट से अपन को अथॉरिटी मिलती है यार कुछ काम करने की। जैसे अपन ने बताया था ना, खदान में माइनिंग जो होती है उसके उसके लिए हम रॉयल्टी पे करते हैं, लेकिन हमें उस वहां पर काम करने का अधिकार जो मिलता है उसे लाइसेंस बोलते हैं। जैसे शराब के ठेके, मैंने आपको एग्जांपल लिया था, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट से बिना लाइसेंस लिए आप नहीं कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट, आड़ी, बार आपने इधर देखा होगा, बिना लाइसेंस के वो नहीं चलते हैं। आपको पता है लाइसेंस के 6-6 लाख रुपए फीस होती है इनकी। तो फिर लोग कहते हैं कि बार में शराब महंगी बेची जाती है, तो वो क्या करेंगे बेचारे, इतना इतना लाइसेंस फीस गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये हमारा लाइसेंस हो गया। अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है ऐसी अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है उस तरह का अधिकार देने के लिए। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम है। तो हर हर लाइसेंस के लिए, हर अधिकार के लिए अलग अलग अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकती है। करेक्ट? तो कॉम्पिटेंट मतलब हु इज कॉम्पिटेंट टू गिव यू अथॉरिटी, दैट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अरे हाँ, यही है। हंस रही है, बढ़िया ही। ग्रांटिंग परमिशन टू कैरी ऑन सम एक्टिविटी विच अदरवाइज विल बी अनलॉफुल। आपको कोई भी एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए अधिकार देती है। अगर आप वो बिना अथॉरिटी के वो काम करेंगे तो फिर वो अवैध होगा, अवैधानिक होगा, वो अनलॉफुल होगा। तो ये हमारा होता है पहला, और इससे होता है हमारा श्री गणेश। सेकंड है लीन। लीन समझते हैं? लीन तो आपने पढ़ा होगा उधर। क्या होता है लीन? पूरा पढ़ने के बाद क्यों यूं ही बोल रहे हैं? राइट टू लीन होता है। ग्रेट। क्या होता है ये अधिकार? आइडिया नहीं है आपको? प्रतीक्षा, व्हाट इज लीन? नो आइडिया। व्हाट इज लीन? नो आइडिया। नंदू? नो आइडिया। तो लीन का मतलब होता है कि माल को रोक कर रखने का अधिकार। सुने, माल को रोक कर रखने का अधिकार राइट ऑफ लीन कहलाता है। राइट टू रिटेन, अच्छा वो पढ़ ली तुम, लिखा है इसमें। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ साफ लिखा है, राइट टू रिटेन सम एसेट टिल क्लेम इज सेटल्ड। भाई सीधी सी बात है, आपकी चप्पल टूट गई। अच्छा, चप्पल दोनों की टूटती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लड़कों की कभी भी टूट जाती है, लेकिन लड़कियों की चप्पल पता है कब टूटती है? जब कोई देख लेता है। जैसे कोई देखता है ना कि ये आ टूट गई, अभी तो सही थी, तो अब वो किसके पास जाती है? जो चप्पल सुनार होता है, मोची। मोची को क्या बोलते हैं अपन? सांबर। वही। तो उसके पास गए और उसके पास जाके कि भैया आप मेरी चप्पल ठीक कर दो ना, तो वो बोलता है कि कील ठुकेंगे इसमें 4, लगेंगे रुपए 10। आपने बोला पैसे की चिंता मत करो, आप कील लगा दो, तो वो ठक 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 ऐसे करके उसने 3-4 कील लगाया, और वो जो अंगूठे वाली जगह वही निकलती है ज्यादातर ना, तो उसने ठीक कर दिया।
अब वो आपसे पैसे मांग रहा है, आपके लिए पैसे नहीं है अभी, तो वो क्या बोलेगा, ऐसे नहीं है अभी, तो आप बोलोगे दे दूंगी, कहीं भाग रही हूँ, तो बोलेगा भाग जा, पैसे लेके आ, उसके बाद मैं तुझे तेरी चप्पल लौटाऊंगा। तो उसने उस पर काम किया और उस पर उसका पैसा लेने का अधिकार बनता है। तो अगर किसी का कोई क्लेम बन रहा है तो वो व्यक्ति उस माल पर जिस पर उसने काम किया है उसे रोक कर रखने का अधिकार रखता है जब तक कि उसका क्लेम सेटल नहीं हो जाता। आप दर्जी के पास जाते हो, टेलर के पास जाते हो, आपको शर्ट पैंट या सूट सिलवाना है, तो आप सूट सिलवाने के लिए आप उसको कपड़ा दे के आते हो, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर जो भी होता है। आपने उसको कपड़ा दिया, उससे स्टिच किया, स्टिच करने के बाद आप कपड़े लेने गए तो वो क्या करेगा, पहले आपसे पैसे मांगेगा। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपके कपड़े आपको लौटाएगा नहीं, राइट ऑफ लीन है उसके पास, उस पर उससे काम किया है, उसको उस पर पैसे प्राप्त करने का अधिकार है। तो वो अधिकार के लिए वो क्या करेगा, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। आप क्लेम सेटल करो, अपना सामान लेकर जाओ। ऐसा किधर भी होता है। जैसे आपने क्या किया, एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल उधार खरीदा, उसकी 10,000 रुपए की किस्त थी और वो आपने 30,000 एडवांस दिया और 1 साल की किस्त ली, मान लो 1.5 लाख रुपए का, आपने वो 3 आंख वाला आता है ना वो, हाँ जिससे सेल्फी लेते हैं अपन ऐसे, तो आपने सेल्फी से याद है, वो भी नहीं आ जाती थी, आ जाती है हमेशा। अच्छा आज वो आएगी ही नहीं। अच्छा वो फर्स्ट में आते ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में टाइम पास ही तो कर रहे हैं अपन, कौन सा बहुत 15-20 टर्म्स देखेंगे जब तक सब आ जाता है। तो बहन, बाकी लोग भी तो आए, हम इतने ना शुक्र नहीं हो सकते कि हम, नहीं तुम बोली थी सार्थक आला, आले, आए, ये नार आहे, ये नार आहे मतलब, येणार आहे का, सार्थक येणार आहे का, नाही नाही म्हणजे, ओके ओके ओके। देख अच्छा, ये भाई ने क्या लिखा है लीन के ऊपर, देखते हैं। द राइट टू रिटेन, देखो हाँ आपने मोबाइल लिया था, अब आपने क्या है कि 2-3 महीने की किस्तें उसको दी हैं, बाकी 2-3 किस्तें देना बंद होगी, इसी दौरान वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। तो दुकानदार ने बोला था कि भाई कुछ भी दिक्कत हो मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा है, आप पहुंच गए, आपने बोला इसको ठीक करा दो, उसने उसको, सर्विस सेंटर भी उनके ऊपर ही था, उनने बोला ठीक करा के देते हैं, उसने ठीक करा दिया। अब आप जब मोबाइल लेने पहुंचे तो मोबाइल आपको तब सौंपेगा ना जब आपकी 3 किस्तें आप चुका दोगे। बात समझ में आ रही है, कि कोई क्लेम अगर किसी का बनता है, उसने आपको माल बेचा है या उस माल के ऊपर काम किया है, तो जब तक आप उस क्लेम को सेटल नहीं करोगे, आप खुद बताओ कैसे दे देगा वो आपको, आपका भरोसा है कुछ, ऐसा उसको लगता है कि कोई भरोसा नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, आपके माल को रोक कर रखने का अधिकार रखता है, रोक कर रखने का अधिकार रखता है, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं रखता। बात समझ में आ रही है, देखो, राइट टू रिटेन सम एसेट टिल क्लेम इज सेटल्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है, क्लेम सेटल नहीं हो जाता या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हो जाता। A general lien refers to right to retain any property of debtor, while particular lien permits the retention of a particular property connected with the claim. हाँ, that is important. आपका मोबाइल का पैसा बाकी है, ठीक है, आप उसकी दुकान के सामने अपनी साइकिल खड़ी करके चले गए कि यार भाई सब्जी लेके आता हूँ, उसने साइकिल पकड़ लिया कि साइकिल नहीं ले जाने दूंगा, मेरे मोबाइल के पैसे दे, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसे कहते हैं स्पेसिफिक या स्पेशल क्लेम या लीन। जो माल के लिए पैसा बाकी है उसी को रोक सकते हो। जनरल लीन क्या होता है, आपका कोई भी पैसा बाकी हो, माल रोका जा सकता है, ये जनरली बैंक के पास होता है। जैसे आपने गोल्ड लोन लिया और सीसी भी ले रखा है, टर्म लोन भी ले, गोल्ड लोन लिया तो आपने क्या किया, गोल्ड उनके पास रखा, बैंक के पास, आपने गोल्ड लोन चुका दिया, लेकिन आप टर्म लोन नहीं चुका रहे हो, तो बैंक टर्म लोन के लिए भी उस माल को रोक कर रख सकता है क्योंकि आप डिफॉल्टर हो। इसे जनरल लीन कहेंगे। आ जाओ, खोलो ना। हाँ, इस चप्पल पहन रही है ऐसे ना, बस में जब पहले ट्रैवल किया करते थे ना बच्चे लोग, तो ऐसे ट्रेन निकलती थी, जैसे कहीं वो रेलवे क्रॉसिंग पे नहीं रुक जाती बस,
तो एक परिवार बैठा था, उसके 3 बच्चे थे। तो रेलवे क्रॉसिंग पे जैसे ही ट्रेन निकलने वाली थी ना, उसकी मम्मी ने बोला ट्रेन आने वाली। तो बच्चों ने क्या किया, तुरंत से अपनी चप्पल वप्पल पहनी और नीचे उतरे। तो मुझे वो बच्चा याद आ गया एकदम, वो मैं ही था। तो तब ट्रेन भी एक वो होता था कि यार इतनी सारी बस एक साथ जा रही है। चलो। तो जनरल, इसको पढ़ लें एक बार फिर से। जनरल लीन रेफर्स टू अ राइट टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, और अ पर्टिकुलर लीन परमिट्स द रिटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। दोनों में फर्क क्लियर है? अरे हाँ या हाँ? इसको एनी पे राइट कर दो, एनी कुठे आहे इकडे, और इसको पर्टिकुलर पे कर दो, ये पर्टिकुलर इकडे है। तो हमने बहुत इंतजार किया आदित्य आपका। और फिर हम दो टर्म्स किए, एक लाइसेंस पढ़े, एक लीन पढ़े, जो कि तुम्हें पता होगा। गुड। लाइबिलिटीज, इसे हम कर चुके हैं शायद। लेबर इंटेंसिव एंड लैंडिंग ऑर्डर, ये दोनों देख लेते हैं। लेबर इंटेंसिव क्या होता है? जनरली कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जहां पे लेबर इंटेंसिव यूनिट कहा जाता है, यानी कि जहां पे लेबर ज्यादा काम करती है। जैसे हस्तकरघा उद्योग, हस्तकरघा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस होता है तो सारा काम हाथ से होता है, तो वहां पे लेबर इंटेंसिव यूनिट मानी जाती है उसे। ये किस सेंस में कह रहे हैं भाई को समझ लेता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स विच रिक्वायर लार्ज एप्लीकेशन, वही बात कर रहे हैं अभी। लार्ज एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड यूजेस रिलेटिवली लिटिल कैपिटल, थोड़ी सी कैपिटल और बंदे ज्यादा लगते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव यूनिट, यानी कि यहाँ पर लेबर ही सब कुछ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में जो वाइन बनती है वो भी लेबर इंटेंसिव मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब अंगूर तोड़ने के लिए इतने इंडियंस को वो लोग पैसा देते हैं, इतने इंडियंस को पैसा, आप मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। इंडियंस, पाकिस्तानीज, ये मेजोरिटी उधर जाके बाग में जाते हैं, अंगूर तोड़ते हैं, लाते हैं और उसको क्रश करते हैं, उसका काम होता है। उसके बाद उसको मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे उसके साथ केमिकल जो भी करना होता है मशीन के साथ, अदरवाइज सारा का सारा लेबर इंटेंसिव होता है। मुझे कैसे पता? मेरा मामा उधर शराब भी बनाता है। ठीक है। सॉरी? अरे वो पहिया ही घूम रहा है, कुछ और कर सकते क्या? बाद में चढ़ा देंगे, अपलोड कर देंगे इसको। तो दैट इज लेबर इंटेंसिव। आज उनके पास बहुत पैसा है, पता है? वहां पे अंगूर तोड़ने के भी अनाप शनाप पैसे मिलते हैं। वो उधर अंगूर तोड़ रहे हैं, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझसे ज्यादा पैसे वो कमाते हैं वहां पे, अनाप शनाप। मैं तो क्या थोड़े से पैसों के लिए आ गया हूँ, लेकिन वो तो इतना सारा पैसा लेते हैं सिर्फ अंगूर तोड़ने का। तो डिपेंड करते, बस पॉपुलेशन इतनी सी तो पॉपुलेशन है। ऐसे यू करके आप ऑस्ट्रेलिया गिन लो। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। लैंडिंग ऑर्डर मैं देख लेता हूँ कौन से वाले लैंडिंग की बात कर रहा है, शिप कार्गो वाला है क्या? इट इज एन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ शिप्स कार्गो issued after completion of formalities. The loading or discharge of cargo has to be completed within lead days, following which demurrage has to be paid. Demurrage मतलब होता है वो नुकसान वगैरह जो भी होता है। तो जब कार्गो में आप कोई माल भेजते हैं, चढ़ाते हैं, उतारते हैं, तो वहां पर कुछ समय के लिए माल रखा जाता है। देखो क्या होता है कि जैसे मेरे पोर्ट में मेरे एरिया से माल जहाज में चढ़ेगा, तो आप 2 दिन पहले रखे गए तो मैं उसका चार्ज तो वसूल करूंगा ना, भाड़ा, किराया भाड़ा उसका। ठीक है। तो दैट इज लैंडिंग। क्यों है आपके सिलेबस में पता नहीं है मुझे। जम्बो जुम्बो हो गया था, ये कचरा पट्टी हो गया था, इंस्ट्रूमेंट हो गया था ना, इंस्ट्रूमेंट इंश्योरेंस इंसॉल्वेंसी हो गया था। इंडेंट, इंडेंट क्या होता है? एन ऑर्डर टू सेंड टू एजेंट टू बाय गुड्स। It may mention specific goods or source from the procure. Alternatively, it may be left to the agent. तो ये तो एकदम चौथी बात हो गई। तीनों है, ये फिफ्थ है। चलो 4A कर देते हैं इसको, 5 करें।
तो अभी आ तो जाए बाकी लोग तब ना खेलेंगे। अभी सार्थक मैसेज आया था उसका। हाँ कर नहीं नहीं देखो एन अरे एन ऑर्डर एन ऑर्डर सेंट टू द यार एजेंट को ये इंडेंट क्या होता है और एजेंट को ऑर्डर भेजा जाता है कि भैया आप माल खरीद लो। अब क्या माल खरीदना है किससे माल खरीदना है ये भी स्पेसिफाई किया जाता है। और नहीं किया जाता है तो फिर एजेंट के हाथ में है। एजेंट को समझा के ही भेजा होगा ठीक है कि भाई एक काम करना वो दुकान से ले लेना और वो दुकान से ले लेना। अगर वो बंद निकली तो दूसरी से ले लेना। और दूसरी पे ये नहीं मिला तो भाई तेरे हिसाब से ले आइयो। तो ऐसा होता है ना तो यही इंडेंट है। इंडेंचर दो पार्टीज के बीच में एक डीड साइन की जाती है। अ डीड इज साइन बिटवीन टू और मोर पार्टीज एज अपोज टू वन मेड बाय सिंगल पार्टी। ये तो भाई इसको स्टार लगा दो इसके ऊपर में डिस्कशन करने के लिए अभी तैयार रही हूँ। आईएमएफ हमारा हो गया था। इनकम स्टेटमेंट आपको आता है। इनकम टैक्स आपको पता है इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? एग्जैक्टली जो इनकम कमा रहा है अगर वही टैक्स पे कर रहा है तो डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैंने इनकम कमाया तो मैं ही टैक्स दे रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इनकम कोई और कमा रहा है और टैक्स आपसे लेकर ऊपर दिया जा रहा है दैट इज जीएसटी। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो जीएसटी आपसे वसूला जाता है जबकि इनकम कमा रहा है मोबाइल बेचने वाला। दैट इज इनडायरेक्ट। यानी कि दूसरे की पॉकेट से निकाल के देने में जो मजा है उस मजे को क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसटी। तो ये हमारा पहले ही हो गया था। गार्जियन तो आप पहले से पता है यार गार्जियन क्या होता है? गार्जियन नहीं होते वो होता है जो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कह सकते क्योंकि लीगल गार्जियन मतलब जो संभालता है उसको गार्जियन बोलते हैं। अभी जैसे एक बच्चा है। बच्चा कब बड़ा होता है? 18 साल पे। तो वो उसको 18 साल के बाद वो मेजर हो जाता है वयस्क। आप सब वयस्क हैं? 17 के हो अभी तुम लोग 16 के हो। आप मेजर हो चुके हैं? आप हाँ नहीं तो अभी छोटी सी बच्ची है। तो मेजर है। आप नहीं हो। तो दो लोग यहाँ पे मेजर नहीं है। सार्थक भी मेरे को नहीं लगता मेजर होगा। सितंबर कौन सा तारीख? अरे वाह बहुत बड़े संडे है उस दिन। मुझे ऐसा लगता है। नहीं क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे है और उस दिन सैटरडे तो ऐसे संडे पकड़ लिया मैंने। यस। तो गार्जियन देखो क्या होता है जब कोई बच्चा वो होता है छोटा होता है और उसके माता पिता दोनों का ही देहांत हो जाता है तो उसकी केयर टेक करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है। वो परिवार का ही व्यक्ति हो सकता है। अगर उसके आगे ना आगे ना कोई पीछे ना ये ना वो तो फिर उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करते हैं। अदरवाइज फैमिली में से ही कोई बंदा होता है उसी को गार्जियन बोल दिया जाता है। ठीक है। अच्छा सोचो अगर बच्चा 16 साल का है तो उसके माँ बाप दोनों निकल लिए तब गार्जियन की जरूरत होगी। अगर 17 का है तो अगर वो 17 साल का है लेकिन उसके पिताजी एक्सपायर हुए माँ नहीं अभी माँ है अभी तो गार्जियन की जरूरत है नहीं है। दोनों ही निकल ले तब है। अच्छा सोचो जब वो 16 साल का था तो उसके मम्मी पापा का बहुत जोर से झगड़ा हुआ। तो उसके पापा ने बोला तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तो उसकी मम्मी ने बोला ज्यादा बोलेगा नहीं। और वो ऐसे पेट हिला हिला के लड़ रही थी। तो उन्होंने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और बोला कि मैं डाल दूंगी ज्यादा बोलेगा। कहता है मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। ये कैसे बोला? तेरे को मना किया था बोलने के। तो उसको चाकू अंदर दम फाड़। पापा नहीं रहे और पुलिस वो भाभी को पकड़ के पुलिस लेगी। क्या अब गार्जियन की जरूरत है? संध्या क्यों नहीं? माँ जिंदा है लेकिन यहाँ पे गार्जियन को अपॉइंट करने के पीछे की सोच समझो कि बच्चे को संभालेगा कौन। अगर मान लो पिता मर एक्सीडेंट में मर जाते हैं और माँ उनकी उनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि वो पगला जाती हैं तो क्या कोई बच्चे को संभालने वाला है? नहीं है। तो गार्जियन की जरूरत महसूस होगी। ये माइनॉरिटी एक्ट जब माइनर पढ़ते हैं ना तो माइनर एक शब्द है यहाँ उसके लिए अलग से कहानियां बनी है। आपने तो पढ़ा ही होगा ना कि
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला वही होता है कि अगर किसी बच्चे के लालन पालन पोषण पे आपने खर्चा किया तो आप उसकी संपत्ति से वो खर्चा वसूल कर सकते हो। पढ़ा है ऐसा? लालन पालन पोषण में क्या क्या आता है? हाँ, गुड, क्या क्या आता है? खाना खिलाना उसमें आता है, कपड़े, स्कूल, स्कूल बस उसमें शामिल है। भाई शिक्षा के लिए रिक्शा की व्यवस्था की है तो उसमें शामिल है। बच्चे को बहुत शौक था कि मेरे को डांस सीखना है, तो पीछे कोई वो बस्ती में कोई शामक डावर करके रहता था, उसके पास उसको डांस सिखाने भेज दिया, 10,000 रुपए साल की फीस है। क्या ये नेसेसिटी में कवर होगा? नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट को लेकर लॉ है क्या? तो अपन को ये पहचानना पड़ेगा कि ये नेसेसिटी है या फिर ये विलासिता को क्या बोलते हैं, कंफर्ट को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, वो जो होता है जो बहुत अमीर होता है, लग्जरी। नेसेसिटी है कि लग्जरी, तो इन दोनों में से आपको चुनना। अगर वो लग्जरी है तो फिर ये लॉ नहीं लगेगा, आप उससे पैसे वसूल नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये नेसेस, जैसे देखो, उसको रोटी खिलाई आपने, दैट इज नेसेसिटी, आप उसकी प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हो। आपने उसको कपड़े दिलाए, दैट इज नेसेसिटी। आपने रहने के लिए उसके कमरे की व्यवस्था करी और वो कमरे का 3,000 5,000 रुपए भाड़ा है, आप वसूल कर सकते हो। रोटी कपड़ा मकान ये सब आ गया। शिक्षा, स्कूल की आपने पैसा दिया, वो भी चलो नेसेसिटी है। अब स्कूल जाने के लिए आपने बस की व्यवस्था की, क्या वो नेसेसिटी में आता है कि कंफर्ट जोन में आता है? बस कंफर्ट में कैसे हो सकता है जिसमें 40 लोग एक साथ सफर कर रहे हैं? कंफर्ट या लग्जरी तब माना जाता है जब कार में छोड़ने जाता रोज उसको। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस तो। और आप प्रैक्टिकली सोचो, 5 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो फिर कैसे भेजोगे उसको? चल के 5 किलोमीटर कैसे जाएगा? छोटा बच्चा है। आप स्कूल कैसे जाते थे जब छोटे थे? साइकिल से जाते थे ना, तो अपनी साइकिल लग्जरी नहीं दिख रही, उसको चला रहे हो। तो ये स्कूल बस की अगर बात आती है तो दैट इज नेसेसिटी। लेकिन अगर पर्सनल व्हीकल दे देते, जैसे एक्टिवा दे दी उसको कि रोज चार्ज करे स्कूल जा, मस्त रहे, जीवन जिंदगी अपनी जी ले, तो दैट इज लग्जरी। ओके। उसको डांस क्लासेस में बहुत लगता था, उसको आता था सारे गाने पे डांस, यो मान लो जाने जा, यो मान लो, सुना है यो मान लो, यो मान लो? अरे सलमान का गाना नहीं है? हाँ, तो यो मान लो नहीं है? यो मान लो, जाने जा यो मान लो, नहीं है यो मान लो, यो मान लो। हाँ, तो उसको उसको सलमान का यो मान लो आता है। वो तौलिया लेके जब भी नाचता है, जाए जाए ये जिंदगी, जवानी फिरना है, उसको सारे नृत्य आते हैं। तो उससे बोला कि अंकल आप गार्जियन हो, मेरे को वो करा के दो ना, मम्मी पापा है नहीं, अगर वो होते तो गिरा देते हैं। तो उसने इमोशनल सेंटिमेंटल किया, आपने अपना चश्मा उतारा, आके पहुंची, चश्मा पहना, बोला जाओ। क्या 10,000 रुपए आप वसूल कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी? पहले तो ये क्या, ये लग्जरी है कि नेसेसिटी है? अच्छा, मान लो उसको गाने का शौक था, तो वो एक टोपी पहनता था थोड़ी टेढ़ी और गाना चालू, तेरा तेरा शुरू, तो उसने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन किया। ये लग्जरी है कि नेसेसिटी? लग्जरी है। मुझे तो नेसेसिटी लग रहा है। क्या इसमें आगे करियर है? अगर स्कूल नेसेसिटी, अच्छा क्या ये एक तरह की शिक्षा नहीं है? नृत्य हो गया, गायन हो गया, तो शिक्षा के लिए तो आप बोले हो कि नेसेसिटी होता है, और ये शिक्षा का हिस्सा है, तो लग्जरी कहाँ से हुआ? सवाल है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन ना। हम स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि हम अपना बेहतर भविष्य बना सके। तो वो नाच क्यों रहा है? बेहतर भविष्य बना सके। कल को कोरियोग्राफर बन जाता है या डीआईडी के अंदर टपक टपक कुछ करता है और कुछ प्राइज जीत जाता है, तो जीतेगा ही। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई स्कूल में भी टॉपर आएगा ही, पास होगा ही, लेकिन पढ़ाते तो हैं। तो ये नेसेसिटी में कवर होता है, लग्जरी में नहीं होता। एग्जाम में यहाँ पे खेला हो जाता है अपने साथ। अच्छा सोचो, स्कूल के अंदर सारी क्लासेस चल रही है, लेकिन मैथ्स जो था ना उसको जमता नहीं था, या मैथ्स का टीचर पूरी क्लास को समझ आ रहा है लेकिन उस बंदे को समझ नहीं आता था। क्यों? वो ध्यान ही नहीं देता था। तो बाहर आके बोलता है उसको जो भी गार्जियन है कि मेरे को वो ट्यूशन लगा के दो ना, मेरे को तो इधर मजा ही नहीं आ रहा और समझ भी नहीं आ रहा है, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं।
उन्होंने उनसे ट्यूशन लगा दी, ट्यूशन के 14,000 रुपए। ध्यान से सुनना, पूरी क्लास को समझ आ रहा था, बस उसको ही नहीं आ रहा था। उसके पीछे कारण वो खुद डिस्ट्रैक्टेड रहता था। तो उसको ट्यूशन आपने ज्वाइन करा दी, क्या आप वो ट्यूशन की फीस उस बच्चे की प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हैं? पहले सोचना पड़ेगा। ये उसको पर्सनल ट्यूशन भेजना लग्जरी है कि नेसेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर पाओगे। लग्जरी है, ये मेरे को सिखाना। प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा करें या बताएंगे आप कुछ? लग्जरी है, नेसेसिटी है? लग्जरी है। ये तो नेसेसिटी बोल रही है, ये जो लड़की बैठी है जैसी, तो उसको समझाना, पीछे मुंह करके समझाओ उसको। लग्जरी वाली हो, सब लग्जरी वाले हो। अच्छा, आप यहाँ आए तो ये लग्जरी है कि नेसेसिटी है? आपकी जरूरत है कि ऐश है? तो उसकी कैसे लग्जरी हो गई? क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहा है। आपके स्कूल में भी अकाउंट चलता था, लेकिन आप ट्यूशन गए 11th 12th में, क्या वो लग्जरी थी या आपकी जरूरत थी? सोच के बताओ। तो उसकी जरूरत जरूरत नहीं, लग्जरी तुम्हारी जरूरत जरूरत। आपको ये चीज को समझ के चलना पड़ेगा, खुद पे लेकर सोचो चीजों को। तो अगर कोई ट्यूशन, अब क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही भ्रमित करेगा ना, कि उसका ध्यान ही नहीं रहता था, ट्यूशन पे पिंकी भी आती थी, तो उसका मन पिंकी में लगा रहता था, तो चाहता था कि मैं और पिंकी, पिंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड ए डोंकी, हम गाना गाएंगे। तो वो वहां पे ट्यूशन गया तो ठीक है ना। अगर वो फेल हो जाएगा तो खर्च तो आपने शिक्षा पे ही किया है, खर्च तो आपने शिक्षा पे ही किया है ना। भाई जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पर आए अपन तो नेसेसिटी है, और आपके पास एक इसका बहाना भी है कि भाई इसकी क्लासेस और है कहाँ। तो अगर अपन बात करें तो इंस्टीट्यूट फ्री में पढ़ाती है, शायद आपको पता हो या ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए क्योंकि शायद हमें वो नहीं जमता है। तो आपकी जरूरत है इसलिए यहाँ आए हैं, राइट? किसी टीचर, कोई टीचर आपको नहीं जम रहा है, आप किसी दूसरे की तरफ जाते हो, तो ये लग्जरी कहाँ से हुई? ये तो आपकी जरूरत हुई ना, कि मेरे को जम नहीं रहा है, मैं फेल ना हो जाऊं कहीं, राइट? तो दो तीन इस तरह का जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसके ऊपर तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हर जगह जहाँ पे आपकी बेइज्जती होती है ना, वो आपको ना बड़ा इमोशनल करके लेके देखना, वो सबको समझ आ रहा है, यही हर आपको ध्यान नहीं देता है। तो अब इसको ट्यूशन लगा दी उससे, यार क्या है, वसूल कर सकता है। स्कूल का ठीक है, बस से आ रहा है, तो तेरा बेटा कैसे जाता है? कि रिक्शे से जाता है ना। क्यों रिक्शे से जाता है? पैदल जाने दे उसको। अरे छोटा बच्चा है यार, तो छोटा है इसीलिए तो बस में जा रहा है। अगर स्कूल घर के मुहाने पे होता तो स्कूल बस करते क्या, कि बस में बेटा हूँ खुद ही हूँ करता रहता और खुद ही चढ़ के खुद ही उतर जाता, और वो बाजू में स्कूल? नहीं। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट्स, 4 हो गए, चलो 5 हो गए। ए कितना 7 हुआ था? तो अब तुम बोली थी देखो 10, ऐसे मत करो। नंदू माँ कसम, तुम कल कल बोली थी। तो ये तो एक हाथ दिखाया था, दूसरा तुम कुछ कर रही होंगी भाई। 2 बच्चे, 2 बच्चे नो, क्या कितना टाइम है? बस 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 हो गया, बस 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 बस। आपको बस बस करा कभी डॉक्टर ने? सुई लगाते समय बस 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 ऐसे करते करते फिर एकदम से घुसा दे, आएगा, तो फिर अपना आएगा निकल जाता है, राइट? जीडीपी मतलब ये तो वो है, देखो तुरंत हो जाएगा। 8। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब राष्ट्रीय सकल उत्पादन, इसको बोलते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री फॉर यूज विद इन इट्स बॉर्डर ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। यानी कि जनरली साल होता है, महीना पकड़ लो, साल पकड़ लो, एक साल के अंदर आपके देश में कितना माल पैदा हुआ, उसका कंप्यूटेशन जो होता है वो जीडीपी कहलाता है।
अपनी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है। पता है इसमें ना गेम क्या होता है, आपको समझाता हूँ एक छोटा सा। जैसे आपने पिछले साल 100 करोड़, भाई ये तो हजार लाखों करोड़ों में चलता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने पिछले साल 100 करोड़ का प्रोडक्शन किया, ठीक है। इस बार आपका प्रोडक्शन जो दिखा रहा है वो 112 करोड़ दिखा रहा है, बराबर। मान लो इसमें 20 करोड़ जीएसटी है, लेकिन दिखा कितना रहा है, अच्छा हुआ कितना, 92 करोड़। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जीडीपी गिर रही है। ये सरकार ने टैक्स घुसा के ना इस जीडीपी को बढ़ा दिया। सीन समझ में आ रहा है? ये एक छोटा सा पॉइंट है। ऐसे तमाम तरह की ऐसी कहानियां होती हैं जहां से वो जीडीपी को इंक्रीज कर देते हैं। बहुत छोटे लोग होते हैं लोग, अपन को पता भी नहीं चलता, और हम पॉइंट नंबर 9 पर आ जाते हैं। गैप। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुने हो, तो गैप भी वही होता है, एक तरह से पकड़ लो। जैसे क्या होता है कि ग्लोबली आपको, अभी आप प्रैक्टिकली सोचो ना, मैंने, और पीछे आता है, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा? उसमें हुंडी पढ़ा? हुंडी, HUNDI, हुंडी पढ़ा? प्रादेशिक भाषा में लिखी जाती है, जैसे महाराष्ट्र में लिखी गई। हुंडी क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है कि भाई 3 महीने बाद मैं आपके 50,000 देता हूं, लेकिन वो मराठी में लिखी गई है और वहां पे मराठास के नियम लगेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों आया लाइट में? कि मान लो कोई महाराष्ट्र वाला बंदा पंजाब जाके हुंडी लिख रहा है, तो पंजाब के नियम अलग है, तो उनके बीच में झगड़े होते ही रहेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए देश में एक एक्ट बना दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पूरे देश में यही नियम लागू होंगे। तो हुंडी धीरे धीरे लुप्त हो गई और ये लाइट में आ गया। अब जैसे जैसे व्यापार का ग्लोबलाइजेशन हुआ, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता था? तुम अलग तरीके से हिसाब रख रही हो, तुम अलग तरीके से हिसाब रख रही हो, कोई नया बंदा देख रहा है, उसको समझाने के लिए तुम चाहिए, तुम बीमार पड़ेगी तो अगले को समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए ताकि कोई भी व्यक्ति देखे, इसको पहले समझ ले, कोई भी व्यक्ति देखे तो उसको समझ आए। ये भारत तक सीमित था। फिर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हुआ और मान लो रिकी पॉन्टिंग को हमारे पास आना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, तो वो देखे तो वो ऐसे समझ पाए जैसे उसके यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो यूएस गैप, तमाम तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो सभी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, वो लाइट में लेकर आए। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप लोग की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक्सट्रीम। और ये कहा जाता है ना, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, सरकार जॉब नहीं दे रही है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो ये जो वादा है ना, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, ये जो वादा है ना, ये वादा सरकारी नौकरियों का है। प्राइवेट जॉब के अंदर तो टैलेंट अगर है तो फिर काम तो बहुत है, बराबर। अब कुछ लोग सरकारी में इसलिए फिक्स होना चाहते हैं कि वहां काम नहीं करना पड़ता, वहां पे अपने हिसाब से जाओ, अपने हिसाब से आओ, तनख्वाह पक्की होती है, पेंशन, तमाम तरह की सुविधाएं। इसके अंदर ऐसा है कि समय पे जाना है और समय से लेट वापस आना है, तनख्वाह जो है, ग्रोथ के बहुत चांसेस है, लेकिन राजनीतियां भी बहुत होती है। सरकारी उसमें आपको राजनीति बाहर नहीं निकाल सकती। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर कि कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है ना, किसी नेता में ताकत नहीं होती, सारी शक्तियां उसके पास है, किसी नेता में ताकत नहीं होती कि उसे बर्खास्त करा दे, वो मैक्सिमम करा सकता है तो उसका ट्रांसफर। ऐसा अपन ने देखा है। तो जो सरकारी नौकरी के अंदर ये पक्का है, जितनी मर्जी कुत्ता खानी चल रही हो वहां पे, राजनीतियां चल रही हो, पर नौकरी से आपको नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है और वही हटाएगी, है ना। जो छर्रे लोग होते हैं ना, वो नहीं कर सकते, तंग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, अह, देखो, क्या सच में हमारा लास्ट पॉइंट होगा? ओके, क्योंकि मैं पूछ लूँ मतलब उस हिसाब से। चलो ये ले लेते हैं, एक्सचेकर समझ लेते हैं, ये हो गया 10। देखो, पब्लिक एक्सचेकर भी बोला जाता है इस एक्सचेकर को, ये ई से है, खजांची बोलते हैं इसको। खजांची मतलब कोष अध्यक्ष, ट्रेजरर। जैसे क्या होता है, हम सबसे टैक्स वसूल किया तो गवर्नमेंट के पास कहीं तो जाएगा, तो जिसके पास वो टैक्स का सारा रकम इकट्ठा होता है उसे पब्लिक टैक्स एक्सचेकर बोलता है। एक्सचेकर मतलब जिस संदर्भ में, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट होता है,
सरकार के खजाने में पैसा आया है तो कोई तो खजांची वहां पे बैठा होगा ना, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का ट्रेजर। अब वहां से पैसा बढ़ता है कि भाई जैसे मान लो कि 1,000 करोड़ का टैक्स वसूल हो गया तो भाई, या 10,000 करोड़ का या 25 लाख करोड़ का, तो इसमें से इतना ब्रिज में लगा दो, इतना स्कूल में वहां से बजट तय होता है, बराबर। तो ही इज एक्सचेकर। तो आज भाई हम इतने में ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ये बच्चे हैं ये चाहते हैं आज जल्दी छुट्टी, तो आज हम जल्दी छुट्टी कर दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इसको कर दिया जाए, उसका टायर ही घूम रहा होगा ना अभी तक तो। ये गया।